वो मेहरा जी, डॉक्टर कमर चैन जी, मंच संचालक, और श्री पूर्व मेयर राकेश जी, मंडल अध्यक्ष रजत रस्तोगी, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आपके बीच आया हूं तो श्री ओम प्रकाश जी शर्मा के लिए आया, केवल और केवल श्री ओम प्रकाश जी शर्मा के लिए आया। ओम प्रकाश जी शर्मा का हमारा साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल का संबंध नहीं है। ओम प्रकाश जी शर्मा का हमारा वर्षों का संबंध। और मैं श्री ओम प्रकाश जी के गुणों से, उनकी जिस प्रकार की प्रतिभा है जनता के सेवा के प्रति काम करने की, उससे भी मैं लंबे समय से परिचित हूं। सबसे बड़ी पूंजी जो मैंने ओम प्रकाश शर्मा के अंदर देखी है, बहनों भाइयों, ओम प्रकाश जी शर्मा जिस काम में लग जाते हैं, जब तक उस काम को अंजाम नहीं देते तब तक आपके ओम प्रकाश शर्मा चैन नहीं लेते हैं। यही आपके ओम प्रकाश शर्मा की खासियत है। बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं भारत की राजनीति में, बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा होगा, जो कहते हैं वो करते नहीं। चुनाव में वह बड़े बड़े आश्वासन देंगे, हमारी सरकार बना दीजिए, हम आने के बाद आपके क्षेत्र को हम स्वर्ग बना देंगे। लेकिन कहने के बाद लोग अपने वादों को भूल जाते हैं। भारत की राजनीति में, आजाद भारत में लंबे समय तक नेताओं की कथनी और करनी, वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला है। आपने देखा होगा कि जो ज्यादा झूठ बोलता है उसको लोग गांव घरों में कहते हैं कि नेता बन गया। यह नेताओं के प्रति धारणा बन गई। और बहनों भाइयों, जो सरकार आपके यहां 10 वर्षों से रही है, उस सरकार को भी आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने कहा तो बहुत कुछ लेकिन किया कुछ नहीं। तो इसी नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण उनके ऊपर से विश्वास का संकट समाप्त होगा। लेकिन मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं, हमारे यहां व्यक्ति गड़बड़ हो सकता है। मैं यह दावा नहीं करता हूं कि हमारे यहां सभी दूध के धुले हुए हैं, लेकिन अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की अकेली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वह करती है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह जी, यहां सब सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, सारी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों को निकाल कर देख लीजिए। सन 1952 जब से चुनावी सिलसिला इस आजाद भारत में प्रारंभ हुआ है, तब से लेकर आज तक किस किस पार्टी ने कितने जनता के साथ वादे किए हैं और किस हद तक उन्होंने अपने वादों को पूरा किया। और हमारा भी 2014 का, मैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की बात नहीं कर रहा हूं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने 6-7 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने करिश्मा किया था बहनों भाइयों से हिंदुस्तान। आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है? आवाज ठीक है? ओहो, तो दोनों मत रखिए, तो इसको आप रखिए। बहनों भाइयों, मैं कह रहा था कि नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता गया। लेकिन इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने इसे हिंदुस्तान में स्वीकार किया है, तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया।
मैं आप लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं, आप केवल हमारी बातों पर यकीन न करें, आप केवल हमारी बातों पर यकीन न करें, सारी राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्रों को उठाकर देख लें। इन राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या वादे किए हैं और किस हद तक उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। बहनों भाइयों, मुझे याद है कि मोदी जी बार बार कहते थे, राजनाथ जी ये जरूर देख लीजिएगा कि जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र बन रहा है उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिसे हम कर ही न पाए। मैंने कहा मोदी जी से कि मोदी जी, लंबे समय से मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और इसके प्रति मैं बहुत सजग रहता हूं। बहनों भाइयों, मैं विधायक भी रह चुका हूं, प्रदेश में मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का रह चुका हूं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री सब रह चुका हूं, बहुत सारे चुनाव लड़े, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता को मैंने कभी कोई आश्वासन नहीं दिया। जनता को भरोसा रहता है, यदि ये कुछ बोल देंगे तो उसको करेंगे, और यही भारतीय जनता पार्टी का है। उस समय 2014, 2019, 2024 में जो घोषणा पत्र बना उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, क्योंकि मोदी जी को विश्वास था कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होने पाए। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, दूसरे राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए और हमारी राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए। बहनों भाइयों, हमारी पार्टी ने जो जो कहा है अक्षरशः किया है। एक भी घोषणा हमारी ऐसी नहीं है जो पूरी न हुई, और उनके घोषणाओं को उठाकर देख लीजिए। यही यहां पर आम आदमी पार्टी क्या क्या नहीं करती है। क्या उन्होंने अपने सारे वादों को पूरा कर दिया? कहा था भ्रष्टाचार का हम सफाया कर देंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जन लोकपाल बनना चाहिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ताकि जन लोकपाल के द्वारा कार्रवाई की जा सके। आंदोलन अन्ना हजारे के नेतृत्व में चला, करता धरता यही महाराज थे, आम आदमी पार्टी के नेता। नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं वो केजरीवाल जी। इन्होंने यह तक घोषणा कर दी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह आंदोलन समाप्त होने के बाद, यानी जन लोकपाल विधेयक पारित होने के बाद, मैं कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा। जनता का समर्थन जन लोकपाल विधेयक बनाने के पारित करने के लिए प्राप्त हुआ, और उसका फायदा उठाकर इन्होंने नई पार्टी बना ली। अन्ना हजारे बार बार कहते रहे, जनता को धोखा मत दो, जनता का भरोसा और विश्वास हमारे ऊपर से उठ जाएगा। लेकिन है सत्ता की हविस थी, सत्ता की भूख थी, सत्ता के प्यासे थे, इन्होंने पार्टी बना डाली। बहुत सारे वादे करती है कि हम दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। बहन भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जैसा आप दिल्ली बनाना चाहते थे वैसा दिल्ली बन गया? मैं पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी अपेक्षा के अनुरूप दिल्ली बन गया? 10 वर्षों का समय कोई कम समय नहीं होता है। बहनों भाई, कैसे काम किया जाता है मैं यह आपके सामने रखना चाहता हूं। केंद्र में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उस समय धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। आपको जानकर खुशी होगी, गौरव की अनुभूति आपको होगी मेरे बहनों भाइयों। 7 साल के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह करिश्मा कर दिया। 7 साल के अंदर धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यहां पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी कोई बात गलत हो तो मैं चाहूंगा सार्वजनिक रूप से उसका खंडन किया जाए, मेरी आलोचना की जाए। और मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बड़ी बड़ी आर्थिक एजेंसियां इस बात की दावा कर रही हैं, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है
अब इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 2027 आते आते धन दौलत के आकार के मामले में हमारा यह भारत दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। एक होगा अमेरिका, दूसरा होगा चाइना, उसके बाद कोई देश होगा तो उस देश का नाम है भारत। वादा नहीं किया था, लेकिन इस वादे को पूरा किया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आप में से आपके परिवार का कोई सदस्य यदि विदेशों में गया हो, जाता हो, रह रहा हो, आप उससे पूछिएगा। आज के 10 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी। भारत कमजोर भारत है, भारत गरीब भारत है, ये तो हम लोगों से कर्ज लेता है, खर्च चलाता है। देखिए बहनों भाइयों, आज सीना ठोक कर आप कह सकते हो, दुनिया के लोगों से पूछ लो, आपके घर के रहने वाला भी कोई विदेशों में होगा, पूछ लेना, हालात अंतर्राष्ट्रीय जगत में बदल चुके हैं। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। भारत का कद दुनिया में बढ़ा है, भारत का कद दुनिया में बढ़ा है। क्या आप कल्पना कर सकते थे भारत इतना ताकतवर हो जाएगा कि जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, हमारे दिल्ली के बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे। कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। यहां के लोग भी, मैं मालूम है, प्रधानमंत्री से जाकर आग्रह करने लगे, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए। अब बतलाइए, रूस की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइलें चल रही हैं, यूक्रेन की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइलें चल रही हैं। क्या करेंगे मोदी? लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री का वह करिश्मा बहनों भाइयों, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो विश्वास बना है उनका, भरोसा बना है उनका। उन्होंने देर नहीं लगाई, उसी दिन शाम को रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाएगा मेरे बहने भाइयों। 4.5 घंटे के लिए रूस से यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे वहां से 22,000 से अधिक बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। आज यह है हमारा भारत। कहा नहीं था, लेकिन किया। और एक ये है, इन्होंने कहा था कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, राजनीतिक पार्टी बनाइए। कहते थे मुख्यमंत्री को बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहना चाहिए, मुख्यमंत्री क्या अपने घरों में रहकर काम नहीं कर सकता? आलीशान महल बनवाकर उसमें रह रही। सब तो सब बहनों भाइयों, अपनी पार्टी की राज्यसभा सांसद, महिला सांसद की उसी मुख्यमंत्री आवास में पिटाई होती है। क्या दिल्ली के लोग ऐसी पार्टी, ऐसे नेता बोलते हैं? बहनों भाइयों, मैं वेदना के साथ बोल रहा हूं, आपसे अपील करने आया हूं, आप फैसला कर लीजिए। ऐसे देश चलेगा? आपकी पार्टी के लिए उसने पसीना बहाया, घर में बुलाकर उसकी पिटाई हो रही है, आज उसने पार्टी छोड़ दिया। जो मनाता है यह वादे करते रहते हैं, लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं करते। और बहनों भाइयों, हम लोगों ने हर वादे को कहा था ना, बना दो सरकार जम्मू कश्मीर, जिसे धारा 370 के अंतर्गत स्पेशल स्टेटस मिला है, चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। आपने देखा कि हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया। अंग्रेजों के समय के बने हुए इंडियन पेनल कोड को बदल दिया, भारतीय सीआरपीसी को बदल दिया, भारतीय न्याय संहिता हो, भारत की परंपराओं का, भारत के वसूलों का ध्यान रखा।
कौन करेगा? एक नहीं, मैं कामों को गिनाना शुरू करूं तो बहुत सारे काम हैं। क्या कोई मां का लाल? इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, कहते हैं मोदी जी ने हमको जेल भेजवा दिया। अरे अदालत बैठी हुई है, यही अदालत, यही सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के खिलाफ भी फैसले देती है। यदि आपके ऊपर गलत आरोप था तो क्यों नहीं चटपट अदालत ने आपको जमानत दे दी? आप जनता की आंखों में धूल झोंक कर समर्थन हासिल कर रहे हो। दिल्ली की जनता को क्या समझ लिया? आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए मेरे बहनों भाई। मैं सामान्यतः इस प्रकार के आरोप में नहीं लगाता, मैं बहुत संभल कर बोलता हूं। अब भाई आपको साल भर जेल में रहना पड़ा, उससे अधिक शायद रहना पड़ा। आपने अन्ना हजारे को धोखा दिया। जब से आप आए हैं घोटाला ही घोटाला, स्कूल के नाम पर घोटाला, इलाज के नाम पर घोटाला, प्रदूषण के नाम पर घोटाला। कहे क्या मैं आऊंगा तो 3 साल के अंदर यमुना नदी का सफाई करा दूंगा, पीने लायक पानी बना दूंगा। अब नहीं कर पाए तब कहते हैं कि हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया। क्या बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका मुख्यमंत्री दिल्ली वालों को जहर पिलाए? झूठ बोलने की भी तो इंतहा होती। जानते हैं वहां के मुख्यमंत्री ने क्या किया? हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने कहे कि ऐसा झूठ कोई नेता बोल सकता है, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने जाकर उसी यमुना नदी में, जिसका पानी हम सब पीते हैं दिल्ली वाले, उन्होंने जाकर आचमन करके सारे मंत्रियों के साथ दिखा दिया, देखो मैं पानी पी रहा हूं, तुम्हारे दिल्ली की सरजू क्यों गंदी? कोई जवाब नहीं। क्या क्या नहीं किया इन्होंने अन्ना हजारे को ठगा है मेरे बहनों भाइयों, दिल्ली वालों को भी ठगा है। कुछ नहीं किया। दिल्ली में पीएम आवास योजना, हम लोग, मोदी जी ने पैसा दिया, आवास योजना के तहत आवास नहीं बनवाए। मोदी जी ने पैसा दिया है, मैं आवास बनवाऊंगा। अरे भाई नहीं बनवा, मोदी जी पैसा दे रहे, नहीं बना रहे तो खुद बनाओ। दिल्ली में पुरानी योजनाओं के तहत 30,000 घर खाली पड़े हैं, इनकी सरकार ने उसको आवंटित नहीं होने दिया। और हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने लगभग सैकड़ों जहां की अनधिकृत कॉलोनियां थी उनको रेगुलराइज कर दिया। भाई जितना अधिकार बनता है हमारा किसी राज्य के क्षेत्र में, उतना हम लोगों ने किया। लेकिन इन कॉलोनियों में हमने पानी, सीवर, यह सब जो सारी जो समस्याएं थी, इनका भी समाधान नहीं किया। और कहा था कि हम दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। वाह 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 वाह, दिल्ली को झीलों का, स्वप्न भी कैसे कैसे दिखाते हैं। दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। चारों तरफ चले जाइए, गंदे नाले, सीवर। एक बार यदि पानी बरस गया तो लगता है कि पूरी दिल्ली ही ताल तलैया में बदल गई। हालत यह हो जाती है। इनसे पूछिए, इन्होंने कहा था कि हम मुफ्त इलाज कराएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सभी लोगों का मुफ्त इलाज होता है? पीछे वालों से पूछना चाहता हूं कि आप मुफ्त इलाज होता है? लेकिन मेरी बात भी सुन लो बहनों भाइयों, और देशवासियों से पूछ के तब विश्वास करना, केवल मेरी बात पर विश्वास मत करना। हमने आयुष्मान भारत की योजना हमारे प्रधानमंत्री ने लागू की है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। जब धीरे धीरे और यह योजना बढ़ती जा रही है, और 10 लाख का चाहे किसी इनकम ग्रुप का हो, चाहे किसी इनकम ग्रुप का, 70 साल से ऊपर की उम्र है तो सभी का मुफ्त इलाज होगा बहनों भाइयों। यह भी योजना हम लोगों ने लागू की है। अब अच्छे घरों में रहने वाले, पक्के घरों में रहने वाले लोगों की बात छोड़िए, रेहड़ी पटरी पर बैठने वालों की भी चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने की। रेहड़ी पटरी, आज आप जाकर जिस रेहड़ी पटरी वाले के पास मोबाइल है पूछ लीजिएगा, वह रेहड़ी पटरी वाला निकालता है मोबाइल। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास ना हो,
लेकिन बहुतों के पास मिलेगा। रेहड़ी पटरी वाले मोबाइल से पैसा लेते हैं सुबह बैंकों से, दिन में सामान खरीद कर थोड़ा बहुत जो बेचते हैं और उसके बाद इनकम यदि हो जाती है तो इनकम छोड़कर शेष पैसा बिना ब्याज के बैंक को शाम को वापस कर देते। इस हद तक किसी ने चिंता की है तो हमारी सरकार ने की है। और ये कहते हैं शुद्ध जल। बहनों भाइयों, यदि हम रेगिस्तान में शुद्ध पानी दे सकते हैं पीने के लिए, हम पहाड़ों में दे सकते हैं। और मैं तो रक्षा मंत्री हूं, मैं जानता हूं सीमाओं पर पहले महिलाएं घड़े में पानी भरकर दूर दराज जाकर आती थी, अपने घर में पानी की आवश्यकताओं को वो पूरा करती थी। बहनों भाइयों, आज चले जाइए बॉर्डर पर भी नल के माध्यम से लोगों को जल मुहैया हो रहा है। सरकार बना दो आप बहनों भाइयों, यदि हम पहाड़ों में हर घर में जल मुहैया करा सकते हैं तो दिल्ली में हर घर में नल और नल में शुद्ध जल क्यों नहीं मुहैया कर सकते। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी बहुत नाम लेते हैं, अंबेडकर साहब। लेकिन देखा आपने पंजाब में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अंबेडकर साहब की प्रतिमा के साथ किस तरीके का खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। और ये कांग्रेस पार्टी भी बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेती है। बहनों भाइयों, पहला चुनाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को योजनाबद्ध तरीके से कैंडिडेट खड़ा कर किसी ने हराया था तो कांग्रेस ने हराया। भारत रत्न सारा भारत मांग करता रहा। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जो विधि व्यक्ता होते हैं, वो कहते रहे भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनको बहुत बड़ा योगदान है, कम से कम उनको तो भारत रत्न दो, वो सब भारत रत्न दे दो। नहीं दिया। जब बीपी सिंह जी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी का उन्हें समर्थन प्राप्त था लगभग 20 सांसदों का, 120 सांसदों का, बहनों भाइयों, तब उस समय भी हम लोगों ने आग्रह किया, तब जाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न के बाद इसे नवाजा। और यहां पर मुंबई में चैत्य भूमि का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री ने करा। दिल्ली में उन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा है, जाकर देख लीजिए अंबेडकर जी का जो बना है। 10 साल पहले वो ऐसा नहीं देखा हो। लंदन में आप जाकर देखिए अंबेडकर मेमोरियल हाउस वहां बना हुआ है। महू यहां उनका जन्म स्थान है, उस स्थान पर किस प्रकार का निर्माण हमारी सरकार ने कराया है, उसे जाकर देखिए। हम लोग धोखा नहीं दे सकते मेरे बहन। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। अब आप देखिए कांग्रेस के लोगों का, अब कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं संगम में डुबकी लगाने से क्या देश की गरीबी दूर हो जाएगी? क्या बहनों भाइयों, संगम में स्नान नहीं करना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए? संगम का पानी साफ है, हमारी सरकार की पहल पर साफ हुआ है, क्यों नहीं होना चाहिए? और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष से, हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म वालों के बारे में बोल दो, तब पता चल जाए। हम लोगों के बारे में जो मन आता है वो तो बोल देते हैं। बहनों भाइयों, इनको अच्छी तरह आपने देखा है, अच्छी तरह से समझा है, और भारतीय जनता पार्टी को भी आपने देखा है। और मैं बता दूं, आप और कांग्रेस की लूड़ा कुश्ती चल रही है, भ्रम में मत आइएगा। दम नहीं है कांग्रेस, खत्म है। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस को वोट देना इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी यानी आपदा को वोट देना। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग क्या क्या करेंगे, एक बार वह तो जरूर ही बतला दें। और यदि पूरा न हो तो मैं यह कहकर जा रहा हूं आपको, यदि पूरा न हो कोई चीज तो ओम प्रकाश जी शर्मा को आप बतला दें। पहली चीज यह सरकार जो आपदा सरकार है, जो भी थोड़ी बहुत जो भी योजनाएं जो लागू किया है, और सारी योजनाएं जारी रखी जाएंगी, एक भी बंद नहीं की जाएगी।
गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और 6 पोषण किट दिया जाएगा। और हमारी दिल्ली में सरकार बनने के बाद जो पहली कैबिनेट होगी उसमें आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी जाएगी। 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। झुग्गी बस्ती में अटल कैंटीन, झुग्गियों बस्तियों में अटल कैंटीन स्थापित की जाएगी और गरीबों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। मेरे नौजवानों के बारे में, पढ़ने वालों के बारे में कहना चाहता हूं कि दिल्ली में कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद एवं अनुसूचित वर्ग के छात्रों को तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स के लिए 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। नौजवानों को 50,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और 20 लाख रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली को 100% ई बस सिटी बनाया जाएगा। 100%। 1,700 जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं उनको पूर्ण स्वामित्व प्रदान करेंगे और इन कॉलोनियों के निवासों को पूर्ण मालिकाना हक दिया जाएगा। व्यापारियों को राहत देते हुए सीलबंद दुकानों को 6 महीने के अंदर खोल दिया जाएगा। गरीब परिवार की महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और होली दीपावली पर सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। रुकी हुई पेंशन चालू होगी। 60 प्लस को मिलेंगे 2,500, 70 प्लस को मिलेंगे 3,000 रुपए हर महीने। और गरीबों के लिए केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा। ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा ड्राइवर और डोमेस्टिक गिग और टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन कर 10 लाख का जीवन बीमा तथा 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी देंगे। सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों को 3 लाख तक का ऋण सुविधा और कौशल एवं उपकरण हेतु 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करेंगे। और सभी रिफ्यूजी कॉलोनियों को फ्री होल्ड संपत्ति का दर्जा देंगे और परिवारों को अनिश्चितता से बचाएंगे। यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट का निर्माण हो कर रहे हैं और 100% मानव रहित सीवर सफाई सुनिश्चित करेंगे। तो बहनों भाइयों, यह सब सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा है और इसे हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन ओम प्रकाश जी शर्मा के बारे में अंतिम बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। बहनों भाइयों, लगातार 3 बार आप लोगों ने ओम प्रकाश जी शर्मा को जिताया और मैं जानता हूं बहुत लोगों से मैंने बात भी किया, मैं तो आता ही है, गड़बड़ किया होता इन्होंने तो मैं आता ही। बहनों भाइयों, आज जितने लोग मिले, मैं चैनल वालों से पूछ रहा था, कोई इंटरव्यू लेने के आया, उनसे पूछा, अरे कैसा हुआ? तो बंपर वोटों से ओम प्रकाश शर्मा जी। अब यह बताइए, 3 बार इन्होंने चुनावी राजनीति के 3 रन तो बना लिए। अब एक बार, चौथी बार इतने भारी मतों से इन्हें विजयी बनाइए, यानी चौका मारने इस बार जो है चुनाव जीतने का। तो मैं समझता हूं कि यह अपने में बहुत बड़ी क्षेत्र के लिए भी उपलब्धि है। तो मैं विश्वास करके जाऊं ओम प्रकाश जी शर्मा भी जिता देंगे। और यह समझ लीजिए, अब जो 4 बार लगातार जीतता है, 4 बार लगातार जो जीतेगा, सरकार बनेगी तो ऐसे ही तो खाली तो रहेगा नहीं। अरे पार्टी चिंता करती है सब चीजों की, सब ध्यान में रखती है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सभी कमल के फूल और नंबर 1 पर है, यह भी देखिए। यह परमात्मा की सीधी कृपा इनके ऊपर है कि बैलेट पेपर पर भी नंबर 1। और मैं समझता हूं कि पूरे दिल्ली में चुनाव जीतने के मामले में भी यह क्षेत्र नंबर 1 ही रहेगा।
ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। भाई आवाज नहीं आ रही है।